Hi my achievers, welcome to your own academy. I am your friend, your guider Nisha Sharma. So guys, in this video I am going to discuss about the syllabus of English literature screening exam. तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीनिंग के इंग्लिश लिटरेचर वाला सिलेबस बता रही हूँ। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि मैम स्क्रीनिंग का स्पेसिफिक इंग्लिश का सिलेबस अलग से डिस्क्राइब करो, कन्फ्यूजन होता ऑल ओवर नहीं। तो यू नो वेल 30 क्वेश्चंस आएंगे आपको। जो स्क्रीनिंग है टोटल 90 मार्क्स का होगा, जिसमें से नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस 25 से 30 का ही रहता है क्राइटेरिया। 30 क्वेश्चंस आपको आपके सब्जेक्ट से मिलेंगे और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। तो टीजीटी पीजीटी दोनों का बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी जब इंग्लिश लिटरेचर का हम स्क्रीनिंग एग्जाम देते हैं तो इसमें फुल फ्लैश आपका लिटरेचर आता है, ठीक है। इसमें कोई आपको 30 क्वेश्चन में ग्रामर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई आपको वोकेबलरी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई आपको फ्रेजेस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पीजीटी का थोड़ा अलग रहता है, बट पीजीटी में आपको कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा एंड इंग्लिश लिटरेचर द हाई लेवल इंग्लिश लिटरेचर, नॉट लाइक द एस्टेट इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। लाइक नेट्स के लगभग ही होता है, नेट से थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे पहला सेक्शन है ब्रिटिश लिटरेचर। यू विल गेट द फुल फ्लैश ब्रिटिश लिटरेचर। अब ब्रिटिश लिटरेचर में आपको क्या करना है, ब्रिटिश लिटरेचर में आपको लिटरेचर की जो ये 7-8 हेज है इनको बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल शुरू कर लेना है एंग्लो सेक्शन से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड से। जो आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इससे अपनी मतलब चीज़ों को स्टार्ट करना है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद आपको एज ऑफ चौसर बहुत बेहतरीन पढ़ना है। पिछली बार स्क्रीनिंग में 3 क्वेश्चंस थे ओनली एंड ओनली चौसर से, ठीक है। एज ऑफ चौसर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। चौसर के बाद यदि मैं आपको बात करूं तो चौसर के बाद आपको जो एलिजाबेथन एज है, एलिजाबेथन एज मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सारी, एलिजाबेथन एज को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। एलिजाबेथन एज के बाद आपको जो जैकोबियन एरा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैकोबियन एरा के बाद जो आपको एज ऑफ पोप है, एज ऑफ पोप है या जो ट्रांजिशन एज है, ट्रांजिशनल जो पीरियड है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एज ऑफ एज या ट्रांजिशनल पीरियड, जैकोबियन के साथ यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ वगैरह है, ठीक है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। बता दूंगी सब में कौन कौन से हैं खास, तो इन सबको पढ़ना है। फिर ट्रांजिशनल के बाद आपको रोमांटिक एज पे फोकस करना है। रोमांटिक्स एज के बाद आपको जो आपका यहाँ पर फोकस होएगा विक्टोरियन एज पे, विक्टोरियन एज पे। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द मॉडर्न एज इन योर एग्जाम एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द पोस्ट मॉडर्न एज इन योर एग्जाम, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम इनमें तो बहुत सारे राइटर हो जाते हैं, क्योंकि एज अपने आप में छोटी नहीं है। मैंने तो ओवरव्यू बताया है कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो एंग्लो सेक्शन में तो स्टार्टिंग बेसिक आपको पता होना चाहिए, नॉर्मन ट्राइब ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज ऑफ चौसर को पूरा डीप करोगे, जिसमें चौसर को पूरा डीप करोगे, चौसर की कैंटरबरी टेल्स को पूरा डीप करोगे। चौसर पे तो मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो बना रखी है और पेड कोर्स में तो सब कुछ ही है, ठीक है। फिर जो एलिजाबेथन एज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो एलिजाबेथन में आप स्पेंसर वगैरह को कर सकते हो, सिडनी वगैरह को कर सकते हो अच्छे तरीके से। जॉन इसको जो बैन जॉनसन है उसको कर सकते हो, जो बैन जॉनसन के मास्क से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। फिर जैकोबियन और कॉमनवेल्थ एज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर एज ऑफ पोप, अलेक्जेंडर पोप तो आपको पता है आता ही आता है ट्रांजिशनल टाइम पीरियड में। जैसे आपके ये जो आए थे ना, ये जो पीरियोडिकल्स वगैरह आए थे, एसेज वगैरह, एडिशंस वगैरह, स्टील्स वगैरह, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ठीक है। रोमांटिक एरा हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोमांटिक एरा तो मैंने पूरा यूट्यूब पे करवा रखा है, मतलब थोड़ा कम लेवल में करवा रखा है, बट मोस्टली एक अच्छा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। फिर विक्टोरियन एज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्टोरियन एज को अच्छे से करना। फिर यदि मैं देखो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पिछली बार जहाँ से क्वेश्चन पुट करे अब की बार भी यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाए। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल इस दुनिया में नहीं होता। जरूरी नहीं है पिछली बार चौसर से क्वेश्चन उठाए तो अब की बार भी जरूरी है चौसर से उठाएगा, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता। आपको हर चीज़ को अच्छे से करना। मैं तो कहती, क्योंकि जरूरी नहीं है पिछली बार इस एज से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए तो अब क्या यहाँ से उठा सकता है, पिछली बार यहाँ से कम उठाए थे, यहाँ से उठाए थे और यहाँ से उठाए थे, ठीक है ना। तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों एजेस को आप अच्छे तरीके से करेंगे। अब मैं इनको राइटर की लिस्ट लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक खोलोगे तो ये बहुत लंबी सी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एज में दुनिया भर के राइटर्स होते हैं। आप कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक खोलो उसमें आपको दिख जाएंगे कि इस एज में ये राइटर है, इस एज में ये है, इस एज में ये है, ठीक है। तो राइटर्स लिखने का कोई फायदा नहीं। कहने का मतलब सबसे पहले आप जो करोगे वो ब्रिटिश लिटरेचर को करोगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ब्रिटिश लिटरेचर आपको कवर करना है सबसे पहले अपने स्क्रीनिंग के सिलेबस के लिए। ब्रिटिश लिटरेचर को कवर करने के बाद आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स। टर्म्स और मूवमेंट्स में थोड़ा सा फर्क है।
लिटरेरी टर्म्स में तो हम सारी चीज़ कर लेते हैं, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, जिसमें मीटर राइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है इनसे, मीटर्स राइम, ये तो स्क्रीनिंग का बहुत फेवरेट है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम भी, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स अच्छे से करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स अलग चीज़ हैं। मूवमेंट्स मतलब लिटरेचर में कौन कौन सी मूवमेंट्स चली थी, ये भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है। इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट आप विजिट करोगे, यू विल गेट दीज वीडियोज़, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी मीटर्स हैं, मूवमेंट्स हैं, इनको बेहतरीन करना है। लिटरेरी टर्म्स के अंदर फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाता है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। फिर लिटरेरी मूवमेंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे लिटरेचर से रिलेटेड। फिर लिटरेचर से रिलेटेड नोबल्स को आप कर सकते हैं कि लिटरेचर में किस किस को मतलब प्राइजेस थोड़ा मैटर कर जाता है एग्जाम में। प्राइजेस हो गया, या फिर सब टाइटल। अब सब टाइटल का कोई अलग रूप नहीं होता, जैसे आप मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ये बता रही हूँ कि इस बुक का सब टाइटल ये है, तो उसको साथ साथ कॉपी में अलग से नोट कर लो। सब टाइटल भी रिवाइज करके चले जाना, आए नहीं थे लास्ट टाइम बट आ जाते हैं, टीजीटी में आए थे 1-2, ठीक है। तो सब टाइटल्स से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। और लिटरेरी टर्म्स में आपको सिंपल सारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पूरा अच्छे से होना चाहिए लिटरेरी मूवमेंट, तो ये चीज़ बेहतरीन करोगे, ठीक है। इसको बेहतरीन करने के बाद जो अपने इंडिया में होने वाले हर एक एग्जाम का सेंटर होता है, डेट इज इंडियन राइटिंग, ठीक है गाइज। इंडिया में कोई भी एग्जाम होना है उसमें आपको इंडियन राइटिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। विदाउट इंडियन राइटिंग लिटरेचर इज अनकम्प्लीट, यू नो वेल, बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी डोंट रीड इंडियन राइटिंग, इट्स नॉट द वे, ठीक है। तो इंडियन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन राइटिंग के सारे राइटर, पिछली बार भी 3 से 4 क्वेश्चन इंडियन राइटिंग से मात्र डाले गए थे। तो इंडियन राइटिंग तो हर एग्जाम की जान है, जान। आप लिटरेचर का कोई पेपर दे दो, चाहे वो स्टेट है, चाहे सीटेट है, चाहे किसी भी स्टेट का टेट है, कुछ भी है, माय डियर स्टूडेंट, विदाउट इंडियन राइटिंग यू कैन नॉट मूव फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। तो इंडियन राइटिंग में आपको पता है 3 जो अपने पिलर्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण, राजा राव। आर.के. नारायण तो हर पेपर वाले का फेवरेट है, आर.के. नारायण हुआ, निज़्म इस्किल हुआ। निज़्म इस्किल की पोइट्री, भाई कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें निज़्म इस्किल की पोइट्री अच्छे से ना पूछी जाती हो, ठीक है। तो निज़्म इस्किल हुआ, आर.के. नारायण हुआ। फिर जो बेसिक जो मॉडर्न से चल रहे हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, वी.एस. नाइस फॉलोअर। डायस्फोरिक राइटर को देख सकते हो, ज़्यादा तो नहीं आते बट फिर भी डायस्फोरिक राइटर वो होते हैं जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, मैं अमेरिका में चली गई, लेकिन मेरे तन मन में अब भी इंडिया ही है, मैं इंडिया के बारे में ही लिख रही हूँ, इंडिया की थीम्स मेरे माइंड में हैं, जैसे वी.एस. नॉयपॉल है। तो डायस्फोरिक राइटर्स कहलाते हैं। तो 2-3 हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 2-3 ही हैं। तो आप डायस्फोरिक राइटर्स को भी कर सकते हैं, तो डेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो डायस्फोरिक राइटिंग को भी आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, गॉट इट। एंड आफ्टर डायस्फोरिक राइटर जो आपको इंग्लिश लिटरेचर में करना है, मतलब मेन और मेजर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो आप करेंगे ही करेंगे, मतलब 3rd सेक्शन 4th सेक्शन होगा डायस्फोरिक राइटर से रिलेटेड। आफ्टर दैट जो स्क्रीनिंग स्पेशल जो लास्ट टाइम ही एडिट हुआ, पहले स्क्रीनिंग में इतना डीप नहीं आता था, मतलब किसी भी एग्जाम में इतना डीप नहीं आता था, बट लास्ट ईयर वी हैव ऑब्जर्व द चेंजेस। देन यू गो विद अफ्रीकन राइटर, अफ्रीकन राइटिंग्स, मतलब अफ्रीकन जो राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है बट दे आर फ्रॉम अफ्रीका, तो जैसे चिनवा अचीवी वगैरह है, ठीक है, ये इन मार्टल, बहुत सारे हैं। तो आपको अफ्रीकन राइटिंग पे थोड़ा सा जोड़ देना। बेसिकली फीमेल्स हैं यहाँ पर, कॉलोनाइजेशन वाली थीम पर ही सबने लिखा था, रेशियलिज्म कॉलोनाइजेशन वाली थीम पर ही सबने लिखा था। तो अफ्रीकन राइटिंग पे आप फोकस करोगे। आफ्टर अफ्रीकन राइटिंग यू गो विद अमेरिकन राइटिंग, मतलब ये इससे पहले। तो अमेरिकन राइटर तो भाई हर लिटरेचर में इंपॉर्टेंट होता है, अमेरिकन राइटिंग तो आपको करनी ही करनी है। अब अमेरिकन अफ्रीकन को मिला के बन जाती है एफ्रो अफ्रीकन, सेम वही चीज़ है, मैं इकट्ठा ही पढ़ा देती हूँ। अफ्रीकन एफ्रो अफ्रीकन एक ही बात है, मतलब कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका और अफ्रीका दोनों से बिलोंग करते थे, तो इस टाइप के कुछ राइटर्स हैं, तो उनको जो है अलग से लिखा हुआ है, तो उन राइटर्स को भी आप अलग से यहाँ पर देखेंगे। फिर जो लास्ट ईयर ऐड हुआ था कैनेडियन राइटिंग, कैनेडियन राइटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जैसे रोहिंटन मिस्त्री है, येन मार्टेल है, ओडांटज है। तो ये जो कैनेडियंस थे, कैनेडियन से भी क्वेश्चंस जो है लास्ट टाइम डाले गए थे। और कैनेडियन जैसे एलिस मुनरो है, ठीक है, और इसके अंदर मार्गरेट जो एटवुड है वो इंपॉर्टेंट है, एलिस मुनरो इंपॉर्टेंट है, रोहिंटन मिस्त्री को कर सकते हो, या फिर आप इसमें माइकल ओडांटेज को कर सकते हो। बस ये 3-4 कर लो, कैनेडियन में ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ओनली 5 राइटर्स बहुत है, ठीक है। फिर आप कैनेडियन राइटिंग्स को अच्छे बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ये चीज़ें लास्ट टाइम ऐड हुई थी, यहाँ से 6-7 क्वेश्चन की एवरेज आई थी स्पेशल फ्रॉम दिस सेक्शन, तो आपको इस सेक्शन को भी सीरियस लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऑल अराउंड सिलेबस है जो हमें 100% करना है। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरत नहीं है,
स्क्रीनिंग के लिए, बट फिर भी मैं अपने कोर्स में डालने जा रही हूँ। मेरा जो कोर्स चल रहा है ऐप पर यहाँ तक हो चुका है। आज हम कैनेडियन राइटिंग का लास्ट सेक्शन करके इसको खत्म कर देंगे। आफ्टर डैट कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने लेवल पे यहाँ पर ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि किसी और एग्जाम में भी आ जाते हैं बच्चे, देते तो DTPLB और सब है ना। तो फिर यहाँ पर जो मेन चीज़, जैसे क्रिटिसिज्म से ज़्यादा नहीं, बस मेन वर्क है उनका हाईलाइट है, ये हम कर लेंगे। फेमिनिज्म है, क्रिटिसिज्म है, इनका थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा यूरोपियन लिटरेचर और जो क्लासिकल राइटिंग्स हैं उस पर मूव आउट कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम अपने इंग्लिश लिटरेचर को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। तो गाइज ये था ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग इंग्लिश लिटरेचर, जो आपको बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। तो आप इसको करने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स अबाउट दिस लिटरेचर लाइक दिस। सो इफ़ यू वांट द नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप नोट्स भी ले सकते हो, बट नोट्स लेने में अब फ़ायदा नहीं है। पहले मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी तो मैं बच्चों को नोट्स देती थी, बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नोट्स को आप पढ़ोगे ना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे ये वाले नोट्स है, इसमें अमेरिकन है, पोस्ट कॉलोनियल, अफ्रीकन, कैनेडियन, डायस्पोरिक राइटर्स हैं, तो हम इतना पढ़ ही नहीं पाएंगे मतलब। और इस फिलोसफी पे काम किया करो, जान लगा दो या जाने दो, ठीक है। तो लाइफ में शायद कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो इस टाइप से नोट्स बने हुए हैं पूरे अच्छे वाले तरीके से, बट नोट्स का कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता, पहले लगता था। अब तो यदि आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट पढ़नी है तो गूगल प्ले स्टोर में जाओ, अचीवर एकेडमी ऐप है मेरा, और वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर PGT स्पेशल बैच है। वहाँ पर मैंने सब चीज़ें बहुत डीप करवा रखा। ब्रिटिश राइटिंग तो इतना डीप करवा रखा कि कहीं का क्वेश्चन नहीं रहेगा, और ये सब चीज़ें कैनेडियन आज हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हाईलाइट करके 5-6 वीडियो हमारा सिलेबस यहाँ खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आपको 1 महीने बाद भी पेपर होता है, तो आप चाहो तो ये सारा का सारा दोहरा सकते हो, ठीक है। और इंक्वायरी के लिए आप फ़ोन कर सकते हो 7015467794। वैसे ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी की, गूगल प्ले स्टोर में मैं लिंक डाल दूंगी, उसको आप ओपन करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर का बैच आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहता है भाई PGT इंग्लिश का सिलेबस जो हमारा पूरा हो चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा TGT इंग्लिश में। TGT इंग्लिश में कुछ नहीं करना, मतलब करना है लेकिन इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ एक तो ब्रिटिश राइटिंग पढ़नी है, और भाई अच्छी पढ़नी है, एस्टेट की तरह नहीं है। TGT इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चंस आते हैं वो PGT लेवल के ही आते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश राइटिंग करने हैं, लेकिन यहाँ पर मेन करना है। फिर यहाँ पर आपको इंडियन राइटिंग करनी है और थोड़ी सी यहाँ पर अमेरिकन करनी है, बस। बाकी आपको कोई और राइटिंग यहाँ पर नहीं करनी। TGT इंग्लिश के लिए सिर्फ ये 3 सेक्शन करने हैं, ब्रिटिश राइटिंग, इंडियन राइटिंग और अमेरिकन। गॉट इट। आफ्टर दैट लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है TGT के लिए, PGT के लिए भी खैर, ठीक है। लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी टर्म्स, इसके अलावा यहाँ पर कुछ वोकैबलरी सेक्शन भी है, तो यू विल फाइंड द वोकैब सेक्शन आल्सो। तो आपको यहाँ पर वोकैब सेक्शन भी करना है, क्योंकि TGT में वोकैब से भी क्वेश्चन आए हुए थे, लास्ट टाइम PGT में नहीं आए थे। और वोकैब में फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में जैसे मैच करने वाली सीन में आया था, कुछ स्पेलिंग करेक्शन भी आया हुआ था। कहने का मतलब TGT वाले लिटरेचर के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर के भी फोकस करेंगे तो बेटर होगा, उनका 100% यहाँ पर कवरअप हो जाएगा। स्क्रीनिंग में NCERT से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है भाई, वो टेट एग्जाम में आता है। स्क्रीनिंग में फुल फ्लैश लिटरेचर आता है, एस्टेट की तरह NCERT नहीं आती स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, स्क्रीनिंग में NCERT आती है। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, आपकी एक प्रॉपर गाइडलाइन होगी लिटरेचर के इसके। और लिटरेचर का जो मेरा TGT वाला बैच है वो सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक DTPLB दे रहे हो, KVS दे रहे हो, आप कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हो, तो PGT वाला बैच सबके लिए है। और इवन जो आप नेट दे रहे हो तो आपका 60 और 65% नेट भी कवरअप हो जाएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।